सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है स्टोक कर्ल थ्योरम, जिसे कभी कभी डायरेक्ट स्टोक्स थ्योरम भी बोल दिया जाता है। ये थ्योरम जो है वो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में एक रिलेशन दर्शाता है। मतलब इस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल या फिर सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जगहों पे भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। समझेंगे इस पूरे थ्योरम को और इसके प्रूफ को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और उसका प्रूफ समझाया था। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी आपको सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताता है। इससे पहले मैंने आपको जो वेक्टर इंटीग्रेशन का लेक्चर बताया था उसमें मैंने आपको कर्ल और लाइन इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताया था। मतलब इस यूनिट के जो जितने भी लेक्चर्स हो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूरे लेक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैनल पे, वहां पे जाइए, प्लेलिस्ट में पूरा लेक्चर है। इससे पहले आप लोग ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल वाला लेक्चर देख लीजिएगा और उसके बाद वेक्टर इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने आपको कर्ल और लाइन इंटीग्रेशन के बीच में एक रिलेशन बताया था। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताया था वो। और आज हम लोग स्टोक कर्ल थ्योरम देख रहे हैं जो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन बताता है। स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे। स्टेटमेंट है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर A over surface S is equal to line integral of vector A around the curve finding the surface S। मतलब किसी सदिश A के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल उसे सदिश A के लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है जो उस वक्र के परिता होता है जो सतह S को घेरे होता है। देखिए इसका रिलेशन बताइए, बनाइए जैसे मैं बता रहा हूं। किसी सदिश A के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल, कोई सदिश A है, इसका आप कर्ल निकालिए और इसका सरफेस इंटीग्रल निकालिए, वो बराबर होता है उसी सदिश A के लाइन इंटीग्रल, यानी सदिश A का जो लाइन इंटीग्रल होगा उसके बराबर होगा। और वो लाइन इंटीग्रल उस कर्व पे लिया जाता है जो कर्व सरफेस S को घेरे हुए है। ठीक है, ये इसका ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी मैं डायग्राम बताऊंगा, प्रूफ में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो किसी वेक्टर A के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर A के लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है और वो लाइन इंटीग्रल हम लोग उस लाइन यानी उस कर्व पे लेंगे जो कर्व उस सरफेस को घेरे हुए है, जिस सरफेस का हम लोग यहाँ इस वेक्टर के कर्ल के साथ सरफेस इंटीग्रल लिए है। नहीं समझ में आया? देखिए मान लीजिए ये कोई कर्व है, तो ये कोई कर्व तो पहले क्लोज होना चाहिए। अब ये कोई कर्व है तो इस कर्व का लंबाई मान लेते हैं L है, या कोई अभी मैं C ही लिख देता हूं। अब ये कोई ना कोई सरफेस S यहाँ पे घेर रहा है ना, तो ये हो गया सरफेस S। अब यहाँ पे कोई वेक्टर फंक्शन है, मान लीजिए A, इसी वेक्टर फंक्शन A का हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे जो कि इसी वेक्टर A के लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। मतलब उसके कर्ल का सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। शायद मैं सीधे सरफेस इंटीग्रल बोल दिया था। पहले उस वेक्टर A का कर्ल निकालेंगे फिर उसका सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। देखिए इसके प्रूफ के लिए कंसीडर ए प्लेन सरफेस S इज इनक्लोज्ड बाय कर्व C इनसाइड ए वेक्टर फील्ड A। वही जो मैं अभी बता रहा था। माना किसी सदिश A के क्षेत्र में कोई समतल सतह S है जो कि वक्र C द्वारा घिरा हुआ है। इसके लिए यहाँ पे ये डायग्राम देखिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई वेक्टर फील्ड है A। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लीजिए ये डायरेक्शन है, यानी ये जितना भी डायग्राम बनाया गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में बनाया गया है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। आप इमेजिन करिएगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ये सरफेस S लिया गया है और ये जो सरफेस S है ये जिस इस कर्व के द्वारा घिरा हुआ है उस कर्व C की लंबाई मान लेते हैं L है। तो इसके लिए हम लोग स्टोक कर्ल थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जितना भी सरफेस है इसको हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्री सरफेस में बांट लेते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्री सरफेस। और एक जो एलिमेंट्री यहाँ पे ये जो सरफेस यहाँ पे बना है इसका एरिया मान लीजिए ds है और इतना पूरा ये जो कर्व है, ये जो आपको वर्गाकार दिखाई दे रहा है स्क्वायर शेप का, इसकी लंबाई मान लेते हैं dl है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट इस आर्बिट्रेरी शेप का
कोई इंटीग्रल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए एक नोन शेप, जैसे ये क्या है स्क्वायर, एक नोन शेप का पहले हम लोग इंटीग्रल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको पूरे कर्व के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे ये कोई, मैं इसका कोई एक डायरेक्शन ले लेता हूं, क्योंकि कर्ल निकालने का मतलब आप लोग समझते हैं, कर्ल क्या है, इसकी रोटेशनल प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो रोटेशन आप लेंगे ही, तो यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज में ले लिया हूं। तो जितने भी ये डीएस एलिमेंट बने हुए हैं, आप मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे ये कर्व मैं बना देता हूं। अब होगा क्या कि देखिए, हमें तो केवल ये बाहरी सतह के कर्व का लेना है, तो ये जो अंदर बनाया है इसका क्या होगा, तो इसके लिए जरा ध्यान से देखिए। ये जो मैं बना रहा हूं, देखिए ये वाला वेक्टर इधर है, ये एक वेक्टर बनाया है, हर एक डीएस एलिमेंट में 4 वेक्टर बनेंगे। तो ये वाला जो वेक्टर है, ये इसके बाजू वाले से नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब इसको बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे। इसी प्रकार इसका वाला ये है, ये इसके वाले से नेग्लेक्ट होगा, और ये इससे नेग्लेक्ट होगा। यानी अंदर के जितने भी इस प्रकार के कर्व बने हैं, ये सब एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। केवल ये किनारे किनारे वाला जो बच रहा है, केवल वही वाला कर्व बचेगा। अंदर के सब एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि सब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो जब आप पूरा ये एलिमेंट्री सरफेस का बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि लास्ट में केवल ये जो बाहर बाहर वाले ये जो बच रहे हैं, केवल यही बचे रह जाएंगे। अंदर के जितने भी हैं वो सभी एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर डालेंगे। तो आपको पता चलेगा कि लास्ट में केवल मुझे ये बाहर बाहर वाला जो ये एरो है यही मिलेगा। अंदर वाले जितने भी एरो होंगे, जैसे अगर मान लीजिए ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला इस डायरेक्शन में आके इसको नेग्लेक्ट कर देगा। ये इस डायरेक्शन में गया था, तो ये वाला इस डायरेक्शन में आके इसको नेग्लेक्ट कर देगा, क्योंकि इसका एंटी क्लॉकवाइज इधर बनेगा और इसका एंटी क्लॉकवाइज इधर, इसका ऐसे। तो ये इतने वाले ये सब एक दूसरे को नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले एक ये जो नॉन ज्योमेट्री है, वर्गाकार शेप डीएस जो एरिया का है, इसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं। कर्ल वगैरह या जो भी इंटीग्रेशन वगैरह निकालना है वो निकाल लेते हैं। फिर जितना सब है एलिमेंट, सबको हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये इंटरनल अपने आप को कैंसिल कर करके लास्ट में जो बचेगा वो केवल आउटर वाला बचेगा। तो हमारा जो हम चाह रहे हैं वो काम हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले मानते हैं, लेट द सरफेस S इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट DS व्हिच इज इनक्लोज्ड बाय कर्व C डैश ऑफ लेंथ dr। अब हम लोग बाय डेफिनेशन, अब देखिए पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जब मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से जस्ट पहले जो वेक्टर इंटीग्रेशन का मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया, जिसमें लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइन इंटीग्रल और कर्ल के बीच में क्या रिलेशन होता है। किसी भी वेक्टर फंक्शन के कर्ल और उसके लाइन इंटीग्रल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला मैंने वहां पे बताया था। इसका हम लोग डायरेक्ट प्रयोग करेंगे इसको प्रूफ करने में। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से हम लोग वेक्टर ए का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, केवल और केवल नहीं, इसी फॉर्मूले से। देखिए इसी फॉर्मूले से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि ds जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहाँ बटे में है चूंकि यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिया गया है, पर हम लोग इसको जरा रीअरेंज करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आता है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ डॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है, ये तो केवल और केवल एक छोटे से एलिमेंट्री सरफेस ds के लिए है। हमने तो उसमें बहुत ढेर सारे ds एलिमेंट सरफेस एलिमेंट कट किया है। तो पूरे सरफेस S के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, समेशन कर देंगे। अब यहाँ पे ये मतलब ये वाला जो है, ये वाला केवल और केवल C डैश मतलब एक ds सरफेस के लिए था, और ये वाला पूरे सरफेस C के लिए। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये केवल एक ds सरफेस के लिए है। तो जब इसको C के लिए करेंगे तो यहाँ C डैश की जगह C हो जाएगा, और इधर वाला जो कि केवल एक ds सरफेस के लिए था, अब पूरे सरफेस S के लिए कर रहे हैं, तो सभी को हम लोग क्या कर देंगे, समेशन जोड़ देंगे। C डैश वाला जितना भी है सबको, ये जो C डैश एक था ये सबको जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, जब ये सरफेस एलिमेंट जो है, ये जो सरफेस जो बनाया गया है, जो ds ढेर सारे वो जो एलिमेंट कट किए गए हैं, जब इनका साइज बहुत ही स्मॉल हो तो जो समेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में। अच्छा, इसका वैल्यू भी यहाँ पे रख दीजिएगा। जैसे ये जो समेशन है, ये समेशन इतने का वैल्यू यहाँ से ये रख दीजिएगा यहाँ पे,
ये रखेंगे तो ये इतना मिलेगा। अब फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल लार्ज एलिमेंट्स, समेशन को हम रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से, और इस समेशन की जगह हम लोग इंटीग्रेशन लगा देंगे, और यहाँ चूंकि डॉट ds है तो ये सरफेस इंटीग्रल लगेगा। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया, और रिलेशन क्या है कि हम लोग लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में एक रिलेशन पा गए, और वो रिलेशन ये है कि किसी वेक्टर के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक कर्ल थ्योरम। इन जनरल स्टोक्स थ्योरम कैन आल्सो बी रिटन एज, यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है, ये ds वेक्टर जो है इसको हम रिजॉल्व कर देंगे इसके यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। ये पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। मान लीजिए n कैप जो है वो ds वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो वो हो जाएगा ds वेक्टर बटे मॉड ऑफ ds वेक्टर यानी ds। तो यहाँ पे हम लोग ds वेक्टर बराबर निकालेंगे तो n कैप इंटू ds आएगा, तो ds वेक्टर की जगह यहाँ पे n कैप इंटू ds लिख दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यही आपका हेल्प करेगा, ठीक है ना। वो भी हेल्प करेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स हम लोग ज्यादातर इसी से करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को करवाए जाएंगे। अभी तो मैं थ्योरी कवर कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ये n कैप क्या है, n कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस s, क्योंकि कोई भी सरफेस, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, अब इस सरफेस का कोई एरिया होगा, तो इस सरफेस का एरिया अगर ds कहलाएगा मैग्नीट्यूड में, तो चूंकि एरिया एलिमेंट वेक्टर होता है तो उसका वेक्टर इस एरिया पे लंबवत ऊपर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो होगा ds वेक्टर का डायरेक्शन। और इसी के डायरेक्शन में मान लीजिए इस सरफेस ds के जो लंबवत डायरेक्शन में ds वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर n कैप है, तो n कैप और ds वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, n कैप यूनिट वेक्टर है, तो वो हो जाएगा ds वेक्टर बटे मॉड ऑफ ds वेक्टर, या सीधे केवल मैग्नीट्यूड उसका ds लिखिए, ठीक है। ये ऐसे इसका ये रिलेशन होता है, और ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं अच्छे से, ठीक। तो ये था हमारा स्टॉक कर्ल थ्योरम के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन्स थ्योरम। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको यहाँ पे ये पता है ना क्यों सब जोड़े थे? एक का तो हमने निकाल लिया था सरफेस इंटीग्रल, फिर सबको हमने जोड़ा था ताकि जोड़ने पे केवल और केवल मुझे ये कर्व वाला पार्ट बचा हुआ मिले, अंदर का सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे जोड़ने पे, ठीक है ना। कर्ल क्या है? वेक्टर की रोटेशनल प्रॉपर्टी को दर्शाता है, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।